नमस्कार, मैं आशीष सिकरवार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। यहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं एमपी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से संबंधित क्वेश्चन को। हम अभी तक एक अपना हो चुका है, आज हमारा पास सेकंड आपके पास पीडीएफ जो हम उसको पढ़ा रहे हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम उसको लेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास एमसीक्यूज रहेगा, उसके सॉल्यूशन में आपको करवाऊंगा कैसे उसमें आंसर आए हैं, क्या आंसर होगा और बहुत सिंपल से कुछ ट्रिकें होंगी तो वो भी मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। इसमें हम लेंगे 20 क्वेश्चन और जितने भी आपके चैप्टर वाइज है उसका हम वीडियो बहुत जल्दी आपके पास भेजेंगे, मतलब प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस में। चलिए आगे हम देखते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नेक्स्ट क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, आप टेलीग्राम है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम पर हम और आप आपस में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और न्यू एग्जाम जो भी आपका आने वाला है या जो आपके हो चुके हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी है यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उल्लास। उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उल्लास शब्द है, इसमें आपको संधि विच्छेद आपको करना है। हालांकि बहुत सिंपल सा है लेकिन तब भी मैं आपको उसमें कुछ ट्रिकें हैं या कुछ रूल्स हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहला इसमें क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन है वो है आपका उत प्लस लस, उत प्लस लास, उल प्लस लास और ऊत प्लस लास। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले अगर जिन लोगों को आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, अगर जिन्होंने संधि नहीं पढ़ी है या संधि में जिनको दिक्कत आती है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि कैसे हम समझते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। समझिए, संधि के विच्छेद का मतलब होता है 2 शब्दों को अलग अलग करना, मतलब इसमें जो शब्द है उल्लास उसको अलग अलग करना है। ठीक है, सेकंड ये है कि इसमें कैसे पता करें कि ये कौन सा होगा। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि ये संधि कौन सी है, मतलब संधि के किस भेद में ये शब्द आता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और एक होता है विसर्ग। तो यहाँ पे देखें, अगर ये आप देख रहे हैं डबल ला, क्या देख रहे हैं डबल ला, एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपका डबल माँ हो गया, डबल ला हो गया, डबल जा हो गया, ठीक है, डबल ना हो गया, डबल टा हो गया, ठीक है, डबल डा हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जब भी आपको ये कहीं मिलेंगे आपस में, मतलब कहीं भी शब्द के बीच में ये होते हैं तो लगभग संधि जो होती है वो आपकी होती है व्यंजन। पहली बात, ठीक है। तो ये संधि कौन सी, अगर मैं बात करूं संधि कौन सी है तो ये संधि कौन सी हो गई, व्यंजन हो गई आपकी। ठीक है, चलिए सेकंड बात करते हैं। अगर ये संधि व्यंजन है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो समझिए, आप ये देख रहे हैं, ये डबल, ये आप जो देख रहे हैं, ये आप देखें मैंने फर्स्ट किया है मा, ल, ज, न, टा और डा, ये कैसे हैं, आधे आधे, मतलब कैसे हैं, व्यंजन है। तो जब भी ये डबल आते हैं तो जो पहला वाला वर्ण है जो आधा है उनको आपको क्या करना है, उनको आपको ता के रूप में चेंज कर लेना है। किस में करना है, ये सारे के सारे वर्ण किस में चेंज हो जाएंगे, ता, वही कैसा, आधा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर डबल ला आ रहा है तो ये जो आधा वर्ण है, जो आधा ला है, ठीक है, वो आधा, देखिए आगे क्या लिखा है, ऊ, आगे क्या लिखा है, ऊ लिखा है। अब जो आधा ला है ये किस में चेंज हो जाएगा, ता में चेंज हो जाएगा। जब ला आधा है तो ता भी कैसा होगा, आधा होगा। प्लस लगा देंगे इसके बाद, क्योंकि हमने चेंज कर लिया है। पीछे क्या बचा, बड़ा ला और सा, पीछे क्या बचा, बड़ा ला और सा, तो ये क्या बन गया, उत प्लस लास। अब हमने ये इसको कंप्लीट कर लिया है, इसका हमें आंसर देखना है। तो आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड, आई थिंक, हाँ सेकंड नंबर बिल्कुल सही है, उत प्लस लास। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ब्रीफली हम इसको पढ़ेंगे आगे भी जब हम संधि के इसमें आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे समास विग्रह से, संधि विच्छेद था, यहाँ पे समास विग्रह है, तन मन धन का समासिक विग्रह क्या होगा, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले बात वही करते हैं, समास क्या होते हैं, 2 शब्दों के मेल या 2 पदों के मेल। याद रखिएगा, अगर हम समास की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर शब्द या फिर क्या आएंगे, पद। अगर शब्द और पद की बात करेगा तो वो समास कहलाता है, लेकिन अगर वो वर्णों की बात करे, वर्णों की बात करेगा तो यहां पर कहलाता है संधि। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं शब्द की, पद की। तो ये देखिए तन मन धन, ये क्या 1 2 और 3, इसमें कितने हैं, 3 पद हैं या कह सकते हैं इसमें 3 शब्द हैं। तो ये हो गया आपका समास। अब समास कौन सा, पहले इसकी बात करते हैं। आपने सुना होगा एक नाम आता है द्वंद्व समास का,
द्वंद्व में क्या होता है कि इसमें दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब ये होता है कि दोनों ही पद की प्रायोरिटी दी जाती है, दोनों पद को क्या देते हैं, प्रायोरिटी, प्रधान। तो इसमें देखिएगा एक पद आपका यहाँ पे आएगा और दूसरा पद आपका आएगा यहाँ पर, और दोनों के मध्य में जब आप इसको विग्रह मतलब तोड़ेंगे तो दोनों के मध्य में आपको इस शब्द लिख के आएगा, या आप उसका प्रोनाउंस करेंगे और अथवा। ये दो शब्दों को जहां भी आप लगाएंगे तो वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिएगा तन मन धन को अगर मैं बोलूं क्या होता है, तो आप बोलेंगे तन मन और धन, तन मन और धन। बस सभी में लिखा हुआ है, सभी में लिखा हुआ है। देखिए और मतलब ये समास कौन सा हो गया, ये समास कौन सा हो गया, ये है द्वंद्व समास। अब कैसे करेंगे, बस इसमें ये देखना है कहाँ गलती इन्होंने दी है। अगर आप देखें, यहां देखें, ये क्या लिखा है, घान लिखा है, और घान तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे तो धन लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन सेकंड रॉन्ग हो गया। अब अगर हम सेकंड की बात करें नेक्स्ट, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, मान, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, मन लिखा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, तान, जबकि लिखा क्या होना चाहिए था, तन, ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो बचा एक आंसर, वो है आपका तन मन और धन। तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल था जिसमें और अथवा शब्द आते हैं अगर हम इसको विग्रह करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। नी, ये तो हुआ नी उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर, मतलब ये आपका मान लीजिए कोई भी शब्द लीजिएगा, जैसे आपने ले लिया शब्द, ले लिया पुत्र, ये आपका शब्द है, तो आगे आपने क्या लगा दिया, सु लगा दिया, तो ये सु क्या हो गया, शब्दांश हो गया। कि अगर किसी शब्द, पुत्र क्या है, एक शब्द है, तो शब्द के पहले लग जाता है और उस शब्द पर या तो किसी विशेष रूप में उसको प्रकट करता है या उसके अर्थ को बदल देता है, तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो वो क्या कहलाएंगे, उपसर्ग। ये तो हुई उपसर्ग की बात। अब बात करते हैं नी से बना शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें आंसर बहुत सिंपल है, बस आपको ये पता करना है कि कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, निर्वाण, निर्वाण कोई शब्द नहीं होता, निर्वाण होता है। शब्द क्या होता है, निर्वाण, जैसे ये लिखा हुआ है, अभी ये शुद्ध वर्तनी है तो इसको मान सकते हैं, अभी आंसर नहीं हमारा ये, लेकिन मान सकते हैं। तो ये शब्द जब हमारा गलत लिखा हुआ है तो आंसर भी क्या हुआ, रॉन्ग। नेक्स्ट आता है निवारण, निवारण कोई शब्द नहीं होता, निवारण होता है, जैसे आपको थर्ड में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम बात करते हैं इन दोनों पर, थर्ड और फोर्थ पर हम बात करेंगे। तो निवारण और निर्वाण में देखें, निवारण में देखें दोनों में नी आ रहा है, निवारण। अगर हम निर्वाण में देखेंगे तो निर्वाण में भी क्या आ रहा है, निर्वाण में क्या आ रहा है, नी आ रहा है। मतलब ये तो हो गया कि भाई ये नी है और ये नी है, दोनों में नी आ रहा है। अब आते हैं पीछे की बात, तो यहां पर देखेंगे कि अगर मैं इसको पढ़ूंगा सही से तो क्या आ रहा है, निर्वाण, तो उसमें नी नहीं आ रहा है, इसमें निर आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, शब्द में निर आ रहा है। अगर प्रोनाउंस थोड़ा आप करें तो क्या आ रहा है, निर आ रहा है। तो यहां पर इसमें उपसर्ग कौन सा छुपा हुआ है, निर छुपा हुआ है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा था, यहां पर निर। और यहां पर देखें तो क्या आप पढ़ेंगे, नी प्लस वारण, निवारण। इसमें कहीं भी अलग से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है नी के साथ। तो आंसर नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही है कि नी उपसर्ग निवारण शब्द में लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अक्ल का दुश्मन। अगर पूरा देखें तो इसमें होता है अक्ल का दुश्मन होना, ये एक मुहावरा है। तो इसका आपको बताना क्या है, अर्थ। चार ऑप्शन है, इसमें आपको अर्थ बताना है। मुहावरे क्या होते हैं, देखिए अगर सिंपल देखा जाए तो मुहावरे और लोकोक्तियां दो चीजें पूछी जाती हैं। क्या होता है मुहावरा, कि भाई इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी लाइन में अंत में, लाइन के अंत में अगर आप पूरा देखें तो इसका होता है अक्ल का दुश्मन होना, ये होता है लगभग पूरा जो होता है। तो अंत में क्या आएगा, ना आता है, और शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे की बात कर रहे हैं तो शरीर का अक्ल, तो अक्ल क्या होगा, अंग के रूप में हो जाता है, दिमाग या। अब बात करें लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति इसके उल्टी होती है कि उसमें शरीर के अंगों का प्रयोग नहीं करते और उसमें ना शब्द लगभग नहीं आता है। ठीक है, तो अब हर जगह ऐसा नहीं होता है, कभी कभी किसी शब्द में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा फिलहाल जो है मुहावरा कि अक्ल का दुश्मन होना। अब सेकंड बात ये आती है कि मुहावरे में जो लिखा होता है, मतलब अक्ल का दुश्मन जो लिखा हुआ, जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपके ऑप्शन में या आपके जो अर्थ है उसमें रिपीट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो रिपीट नहीं होते इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे कहीं भी अक्ल या दुश्मन शब्द का जो रिपीटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखें अक्ल का दुश्मन, कब, क्यों और कैसे, ये तीन चीजें आ गई फिर से। कब, क्यों और कैसे। क्यों बोलते हैं अक्ल का दुश्मन है ये,
या ये व्यक्ति अकल का दुश्मन है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कैसा है, वो अकल से काम नहीं लेता, अर्थात वो कैसा है, मूर्ख है। तो यहाँ पर जो आंसर है मूर्ख बिल्कुल सही था। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। मुहावरे में अंत में ना का प्रयोग होता है, शरीर के अंगों का प्रयोग लगभग किया जाता है। सेकंड क्या याद रखना है कि जो भी मुहावरा होता है, जो उसमें लिखे होते हैं शब्द हैं, लगभग वो रिपीट नहीं करते हैं। थर्ड याद रखना है कि आपको जब अर्थ प्रकट करने के लिए आए तो आपको क्या करना है, कब, क्यों और कैसे। मैं क्यों बोलता हूं अकल का दुश्मन होना, मैंने कब बोला ऐसा कि अकल का दुश्मन है। तो ये अगर आप इन 3 चीजों का प्रयोग करेंगे तो आपको लगभग आपके जो फीलिंग है, जो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोलता हूं ऐसा, बस उसी को आपको देखना है। ऑप्शन में आपका 100% आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये मूर्ख जो शब्द है वो अकल का दुश्मन होना, ये मुहावरे के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सम्मान। सम्मान फिर से आ गया संधि विच्छेद करने के लिए। अभी हमने एक किया संधि विच्छेद, सेकंड है सम्मान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब डबल ला होते हैं, डबल मा होते हैं, डबल टा होते हैं, डबल डा होते हैं, डबल जा है, डबल ना है, इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड होते हैं। जब ये डबल डबल होके आते हैं तो हमेशा ये संधि कौन सी होती है, संधि कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। ठीक है, ये संधि कौन सी है, व्यंजन। व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उसमें एक नियम आता है मां संबंधी नियम। कौन सा, मां संबंधी नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अंतर्गत आगे वाला शब्द कैसा होगा, मां होगा, और पीछे वाला शब्द भी क्या होगा, मां होगा। अंतर क्या है कि आगे वाला शब्द हमेशा आधा होगा, प्योर व्यंजन होगा। ठीक है, आधा है तो प्योर व्यंजन मतलब कहते हैं इसको। तो ये क्या होते हैं, जब दोनों मां आपस में मिलते हैं तो कोई चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस दोनों मिल जाते हैं आपस में, कोई किसी को मात्रा नहीं देता है, सिंपल रहते हैं, बस दोनों आपस में इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं सा और यहाँ देखूं ऐसा कर दूं, बस इतना अंतर है, माँ तो दोनों ही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये भी सा आ गया और पीछे क्या आ गया, ये आ गया, बन गया सम्मान। अर्थात क्या हो गया कि यहाँ पर हमें आधा माँ यहाँ रखना है और पीछे जो लिखा है वो सेम टू सेम। बस देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, सम प्लस मान, ये आपका बना। ठीक है, तो ये मां संबंधी विशेष नियम था जिसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, डी आंसर बिल्कुल सही है, सम प्लस मान। हालांकि हम आगे पढ़ते रहेंगे, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा संधि का, स्पेशल रूप से आपको उसमें ट्रिक्स कौन कौन सी होती है, क्या क्या कहाँ से कौन सी ट्रिक काम करती हैं, बहुत चुटकियों में उसका आंसर आप पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर से समासिक विग्रह यहाँ पे पूछा गया है, किसका, सेठ साहूकार का। तो सेठ साहूकार ये एक ही व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग है, वो सेठ है नेक्स्ट वाला साहूकार है, ऐसा नहीं है, वो एक ही व्यक्ति के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए फिर से कहते हैं समासिक विग्रह है, तो ये कहाँ आएगा भाई। अगर आप देखें तो इसमें समास कौन सा है, समास देखें कि भाई जब एक ही व्यक्ति को बोलते हैं, आप याद रखें कि सेठ ये लिखा हुआ है, डैश लगा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, साहूकार। याद रखिएगा काफी सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच में डैश लगा होता है, तो ये आते हैं आपके द्वंद्व समास में। किस में आते हैं, द्वंद्व में। हर एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काफी सारे में। ठीक है, लगभग कुछ अव्यय में भी आते हैं, कुछ अव्यय में भी आते हैं, जैसे दिनों दिन, कभी कभी ऐसा लिख के आता है दिनों दिन। अब बोलेंगे कि ये भी क्या, ये क्या है, तो ये डैश है, लेकिन ये द्वंद्व में नहीं आएगा, उसके अपने तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे किस में आया, द्वंद्व में आया। तो द्वंद्व में क्या होता है आपको अभी पता है कि इसमें क्या आते हैं, इसमें आता है और इसमें क्या आता है, अथवा। तो और या अथवा शब्द का इसमें प्रयोग होता है, बस लगा लीजिए। और या अथवा कहाँ, ये देखिए का लगा हुआ है, रॉन्ग हो गया, ये मैं लगा हुआ है, रॉन्ग हो गया, जैसा लगा है, रॉन्ग हो गया। बस एक ही आंसर सही है, जिसमें सेठ और साहूकार मतलब एक ही व्यक्ति को प्रोनाउंस कर रहे हैं इसमें, तो आंसर क्या हो गया, 3rd नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो महानता, इसमें शब्द लिखा है, महानता का शुद्ध रूप क्या होगा। महानता शुद्ध रूप का हमें इसमें पूछा गया है। देखिएगा महानता का शुद्ध रूप क्या होता है, इसमें शब्द आए हैं महानाता। देखिए शब्द देखिए, महानाता, नाता तो कोई शब्द भी नहीं होता, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मत्ता, मत होता तो एक बार समझ में आता। ठीक है, मत मतलब अपने आप में चूर्ण होता है, जब घमंड में चूर्ण होता है उसे बोलते हैं मत, तो मत शब्द इसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट महानत, तो महानत शब्द कुछ होता ही नहीं है, महानता ही होता है या तो फिर, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। अब बचा क्या, महत्ता। महत्ता जो शब्द है एक महानता के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका नंबर 4। तो कैसे शब्दों को हम हटाएं, कैसे ऑप्शंस को हम हटाएं ताकि हमें अपना आंसर मिल जाए। ठीक है, हर शब्द का तो आपको याद होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, तो आपको आना चाहिए कि शब्द हम कैसे हटाएं ऑप्शन को। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात।
फूल, आजकल देखिए नेक्स्ट एक आपको एक नया तरीका आने लगा है कि पर्यायवाची शब्द को ये आपको पूछा, जैसे आपसे पूछा गया फूल के लिए पर्यायवाची शब्द बताएं। पहले क्या होता था, आपको ए बी सी डी ऑप्शन थे और एक एक आपको उसमें मिलता था, एक एक उसमें आप देख लीजिए कौन सा है। अब क्या होता है कि आपको उसके 3 या 4 नाम दिए होते हैं, 3-4 नाम आपको उसमें दिए होते हैं ऐसे, और आपको चारों नाम चेक करने होते हैं, चारों नाम, जब तक चारों नाम उसमें दिए हैं बस आंसर वही होता है। ये एक नया पैटर्न है। तो देखिएगा फूल के लिए देखें, पहला क्या है, पुत्र, तो क्या फूल का ऑप्शन पुत्र होता है, ये आपका गलत हो गया। फूल का पर्यायवाची पुत्र नहीं होता, जब ऑप्शन में ये गलत है तो आंसर भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। पुष्प सही है भाई, कुम, भैया कुम नहीं होता है, ये कुम कोई शब्द नहीं होता है फूल के लिए, तो हमारा ये भी हो गया रॉन्ग। अब आते हैं पुष्प, कुसुम और प्रसून, तीनों सही है, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा, थर्ड। लेकिन एक बार चौथे आंसर को भी हम चेक कर लेते हैं। पुष्प सही है, कुसुम सही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है प्रसन्न, जो फूल के लिए पर्यायवाची शब्द में नहीं आता है, तो आंसर क्या रहेगा, थर्ड आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिसका आकार ना हो। अब एक लाइन दी है जिसका आकार ना हो और इसके लिए पूछा गया है एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ये एक चैप्टर आता है, उसमें ये पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, निम्न में से कौन सा होगा, याद रखिएगा कौन सा होगा या नहीं होगा, इनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये आते हुए क्वेश्चन आपके रॉन्ग करवा देते हैं जल्दी जल्दी जब हम पढ़ते हैं। तो जिसका आकार ना हो, जब भी आकार नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, निराकार, या कह सकते हैं निराकार। तो ये देखिएगा ये क्या है, निरकार, क्या लिखा हुआ है, निरकार, ये शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, निराकार। संधि कौन सी है, अगर हम बात करें संधि कौन सी है, तो एक संधि आती है विसर्ग निह प्लस आकार, ये संधि आती है जी, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग लगा होता है, तो निराकार शब्द में होता है, निह प्लस आकार संधि है, विसर्ग के रूप में यहाँ पे आती है, तो आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, निराकार। आकार क्यों नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है ना हो, आकार ना हो, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। निरंकार कोई शब्द इसमें नहीं आएगा, तो आंसर एक बचता है 4 नंबर का, निराकार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, न्याय शास्त्र का ज्ञाता। ऐसा ही 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार से क्वेश्चन था 2014 में, व्याकरण, बस यहाँ पे क्या था, न्याय शास्त्र है, यहाँ पे लिखा था व्याकरण, व्याकरण का ज्ञाता, बस इतना अंदर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आजकल आते हैं, ज्ञाता के रूप में आता है। तो व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है, ये कहलाता है वैयाकरण, ठीक है, ये आता था। अब देखिए इसमें क्या पूछा, न्याय शास्त्र का ज्ञाता पूछा गया है, तो यहां तक देखो ये शब्द देख रहे हैं इस प्रकार से, यही शब्द यहां पे भी आएगा। न्याय के लिए क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे वैया, व्याकरण के लिए क्या बना वैया, ऐसे न्याय के लिए क्या बनेगा, नैया, बस खत्म हो गया, न्यायिक, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, नंबर 4 आंसर बिल्कुल सही है। तो ये शब्द कैसे आते हैं, न्याय ज्ञाता यहाँ पे नहीं होगा, न्याय का ज्ञाता न्याय ज्ञाता नहीं कहलाता है, ये कोई आपका समास नहीं पूछा उन्होंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है। न्याय राष्ट्र गलत हो जाएगा, कोई ज्ञाता पूछा है तो उसमें राष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं आने वाली। न्यायिक, न्यायिक इसमें एक कंडीशन होती है, लेकिन इसमें ज्ञाता के बारे में पूछा है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, बचा क्या आपका नैयायिक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अब उपसर्ग। देखिए अभी आपका उपसर्ग था, अभी फिर से आ गया उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसमें आपको देखना क्या है, अब शब्द को देखना है, अब कहाँ लगा हुआ है। अब पहला देखें ऑप्शन अवनति देखते हैं, तो इसको जब तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, जो आपका उपसर्ग है उसको अलग कर लीजिए और बाकी शब्द को अलग। इसमें हमें उपसर्ग क्या है, अब प्लस नति, भाई यहां तो मिल सकता है। यहां देखते हैं अविकल में क्या चाहिए था, अभी, अभी तो ऑप्शन तो है नहीं इसमें, हमें आगे चाहिए क्या, क्या चाहिए आगे, अब चाहिए। अभिन्न में देखें आ प्लस भिन्न है, यहाँ पे आ प्लस भिन्न, तो यहाँ पे हमें अब चाहिए था, रॉन्ग हो गया। अविवाहित देख लेते हैं, तो आ प्लस विवाहित, तो यहाँ पे ये भी शब्द क्या हुआ, नहीं आ रहा है अब, तो एक ही जगह आ रहा है, वो शब्द कौन सा है, अवनति, बस यही हमारा आंसर था, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर से आ गया पर्यायवाची शब्द देखते हैं, किसका देखना है, पृथ्वी का देखना है। तो फिर से वही कंडीशन है कि 3-3 आपको दिए हुए हैं शब्द, तीनों को चेक करेंगे। पहला देख रहे हैं भू, ठीक है, होता भैया। वसुधा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वसुधा यहाँ पे सीटी वाला सा लिखा हुआ है, वसुधा लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। भू, भूमिजा, धरती, देखिए भूमिजा नहीं होता है, भूमिजा मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाला, उसको कहते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी के लिए नहीं आएगा ये। चलिए नेक्स्ट है भू, भूमि, धरती, हाँ ये तीनों ही सही है,
तीनों सही हैं। भूधर, ये देखिए भूधर, भूधर पहाड़ के लिए आता है, तो यहाँ पे ये आपका हुआ रॉन्ग। तो एक ही आंसर सही है यहाँ पे, वो आंसर है आपका भू, भूमि और धरती। थर्ड नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। यथार्थता का शुद्ध रूप, अभी देखिए अभी आपका शुद्ध रूप आया था महानता के लिए, अब आया है यथार्थता के लिए। ये एक बहुत शुद्ध रूप के जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें बताऊंगा कि कहां पर हम ता शब्द का यूज नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यथार्थता। एक्चुअली क्या, जब भी ऊपर रा, जब भी था के ऊपर रा हो या फिर या के ऊपर रा हो, तो उसमें हम ता शब्द का प्रयोग नहीं करते। फिर समझिए, जब भी था के ऊपर रा या फिर या के ऊपर रा हो, तो उनके साथ में हम मतलब पीछे उसके ता का प्रयोग नहीं करते। अब देखिएगा, ये ता का प्रयोग है, रॉन्ग है, ये ता का प्रयोग है, रॉन्ग है, ये ता का प्रयोग है, रॉन्ग हो गया। बचा क्या आपका आंसर, एक यथार्थ। तो यथार्थ बिल्कुल शुद्ध रूप है, यथार्थता सही नहीं होता। इसी प्रकार से आपको एक शब्द आता है माधुर्य, कभी आपने पढ़ा हो तो माधुर्य शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप बात करें माधुर्यता, अगर हम बात करें कभी माधुर्यता, उसमें क्या है, माधुर्यता है, अगर आपने ऐसा बोला तो ये आपका इसके कारण क्या हो जाएगा, रॉन्ग। माधुर्यता एक्चुअल में कोई शब्द नहीं होता, माधुर्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एकाग्र चित्त की बात करें, सही विलोम पूछा है। सबसे पहले विलोम की बात करें तो विलोम तो आपको पता ही है, ऐसे जो उसके उल्टे शब्द हों। अब बात करते हैं होता क्या है। अगर ये शब्द संस्कृत का है, अगर ये शब्द किसका है, संस्कृत का है, तो आंसर भी किसमें आएगा, संस्कृत में आएगा। कैसे, देखिएगा, शब्द है आपका प्रकाश और एक ही शब्द है आपका उजाला, ठीक है। शब्द प्रकाश है और इसका है एक है आपका उजाला। प्रकाश शब्द जब आएगा तो इसका अपोजिट क्या होता है, प्रकाश का अंधकार और उजाला का अंधेरा। देखिएगा, अब अगर आपने प्रकाश का आंसर अंधेरा लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। क्यों, क्योंकि प्रकाश शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत का शब्द है, और उजाला आपका तद्भव मतलब संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द हैं। तो जिस भाषा का शब्द होगा आंसर भी उसी भाषा में आना चाहिए। ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब देखिए एकाग्र क्या होता है, एकाग्र का मतलब होता है एक जगह स्थित, एक जगह स्थित। और क्या लिखा हुआ, चित्त, चित्त का अर्थ होता है मन, मतलब जिसका मन एक जगह लगा हो उसे क्या बोलते हैं, एकाग्र चित्त। अब इसका उल्टा कर लीजिए, जिसका मन एक जगह ना हो मतलब अलग अलग जगह लगा हुआ हो तो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। क्या बोलते हैं, अन्यमनस्क। तो देखिए इसमें आंसर कहां लिखा हुआ है, ये बड़ा आ है, रॉन्ग हो गया। अन्य होता है, अन्य नहीं होता, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सा है, ये वाला सा नहीं आता। का के साथ, अगर हम का की बात करें, का के साथ आधा सा ये वाला आता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये संधि के नियम में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि किसके साथ कौन सा सा आता है। तो ये आपको रॉन्ग हो गया और आपका ये वाला भी रॉन्ग हो गया, बजाय ये सा यहाँ पर प्रयोग होता है। तो एक ही आंसर है हमारा सेकंड नंबर का, अन्य मनस मतलब होता है जिसका मन कहीं और लगा हो या अलग अलग जगह लगा हो। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकंड। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है नंबर 15, ऋणात्मक का निम्न में से कौन सा विलोम होगा। फिर से बात कर रहे हैं विलोम की और बात कर रहे हैं ऋणात्मक में, तो ये संस्कृत शब्द है तो इसका आंसर क्या होगा। ऋण का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, धन होगा। तो आंसर में सिंपल सी बात है, कहाँ क्या लिखा होगा, धनात्मक लिखा होगा, ये लिखा हुआ धनात्मक। तो धनात्मक शब्द में रॉन्ग हो गया, धनात्मक का यहाँ पे बड़ा का हो गया इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, घना लिखा है, हमें क्या चाहिए था, धनात्मक। तो बस शब्दों का हेरफेर है, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आप जब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो घनात्मक को आपने अगर जल्दी पढ़ लिया तो आप धनात्मक ही पढ़ेंगे। तो ये शब्द की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आराम से पढ़िएगा, एक सेकंड ले लीजिए, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, या प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। अब प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के पीछे, ये शब्द है आपका, उसके पीछे जो भी आप लगाएंगे ये कहलाएगा आपका प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। अब आपको देखना यह है कि ईया शब्द कहां लिखा हुआ है। जब भी आपको प्रत्यय लगाने होते हैं या प्रत्यय से हटाना होता है तो आप केवल एक शब्द का प्रयोग करें, तू शब्द का, मतलब शब्द में आपको तू का प्रयोग करना है। जैसे आपसे मैंने बोला भूखा शब्द है, इसमें मैं आपको बताना है क्या होगा प्रत्यय। तो भाई भूखा के लिए क्या होगा, तू भूख, ठीक है। भूख क्या होगा, भूख आपका शब्द हो गया, बचा क्या आपका आ, तो आ का निकल गया आपका प्रत्यय। इसी प्रकार देखें अरियल, अरियल में यहाँ पे देखिए हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे या चाहिए, वो एक कैसा चाहिए, बड़ा, कहाँ पे चाहिए, पीछे, सबसे पीछे।
और पीछे क्या आ रहा है, ला आ रहा है, रॉन्ग हो गया। पीछे ई आ रहा है, रॉन्ग हो गया। पीछे ई आ रहा है, रॉन्ग हो गया। अपने आप आंसर क्या सही हो गया, खटिया। तो हमें जो सब चाहिए या वो हमेशा चाहिए था पीछे की ओर, और पीछे वो क्या है, केवल एक ही शब्द है, खटिया। तो खाट प्लस इया बोलते हैं खटिया। चलिए, ये आ गया आपका अलंकार, नंबर 17 है अलंकार। अलंकार में अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, सुवरन को खुद फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इस शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इसमें सबसे पहले ये पता करना है अलंकार कौन सा है। सब अलंकार को हम पढ़ेंगे, बहुत सारे अलंकार पढ़ेंगे बाद में क्लास में। देखिए, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में होता है कि यहाँ पर हम संभावनाएं प्रकट करते हैं, मान लेते हैं। जैसे होता है मैथ में माना कि, ऐसे ही होता है मनहू जनहू, ठीक है, और माना जाना, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो आप देखें यहाँ कहीं भी मानने वाली कोई बातें इसमें नहीं आ रही हैं, तो उत्प्रेक्षा हो गया आपका रॉन्ग। अब आते हैं उपमा की ओर। उपमा में क्या होता है, समानता प्रकट करते हैं, व्यक्ति से या किसी भी चीज से या किसी वस्तु की तुलना करते हैं किसी दूसरी वस्तु से। तो वहाँ पे समान के समान ऐसे शब्द आते हैं, सरेस आता है, सो आता है, तो ये शब्द आते हैं, समानता वाले शब्द उसमें आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो उसमें समानता प्रकट कर रहा हो। नेक्स्ट है आपका श्लेष और रूपक। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के, एक शब्द है, मान लीजिए कोई भी एक शब्द है, इसके अर्थ अलग अलग आएंगे, ठीक है। शब्द देखें, अर्थ अलग अलग आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, क्योंकि यहां पर कोई अलग अलग लोग बैठे होंगे, अलग अलग लोग बैठे हैं, इसलिए उनके अर्थ अलग अलग आएंगे। कैसे, सुवरन, अगर मैं इसको देखूं तो क्या लिखा है, सुवरन को खोजत फिरत, इस शब्द को खोज रहे हैं। कौन कौन खोज रहा है, पहला कवि, व्यभिचारी दूसरा, ठीक है, सेकंड आपका हो गया व्यभिचारी, और तीसरा कौन हो गया, चोर। तीन लोग एक ही शब्द को खोज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना इसके अर्थ जाने हम बोल सकते हैं कि ये श्लेष अलंकार है। एक शब्द को तीन लोग अलग अलग लोग खोज रहे हैं, इसका मतलब है कि अलग अलग इसका अर्थ है। कवि के लिए क्या होता है, कवि के लिए क्या चाहिए भाई, अच्छे के लिए क्या चाहिए, वर्ण चाहिए, शब्द चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द, तो आंसर क्या होगा इसका, कवि। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्रियां जो होती हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुंदर स्त्रियों को देखता रहता है, उसे बोलते हैं व्यभिचारी, उसके लिए प्रयोग कर देते हैं। चोर क्या हो गया, उसके लिए चाहिए सोना चांदी चाहिए, तो यहाँ पे सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया, सोना चांदी हो गया चोर के लिए। तो अलग अलग लोग हैं और एक ही शब्द को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, ठीक है। रूपक क्या होता है, रूपक वे शब्द होते हैं जिसमें एक को ही दूसरा मान लिया, मतलब बोल दिया जाता है, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं रूपक अलंकार। पढ़ेंगे उसको, आराम से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रस पूछा गया है भाई। रस में क्या, जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दये दसमात, सो संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मतलब इसमें क्या है कि हमें बात की जा रही है, आप अगर देखें दोनों ही लाइनों में, तो हमें कहीं ना कहीं दान देने वाली इसमें बातें की जा रही हैं। अर्थ पे अभी हमें नहीं जाना है, अभी क्या बात आ गई, हमारा भाव क्या आ गया, दान। जब भी चीजों में दान दया धर्म और युद्ध आए, क्या, दान दया धर्म और युद्ध, अगर इनकी बातें की जा रही हैं, तो यहां पर आंसर आता है वीरता का। ये क्या, दान देना अपने आप में वीरता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है दान या दया करना या धर्म के ऊपर चलना या युद्ध की बात। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, वीरता वाली बात की जाती है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, वीर रस से, क्योंकि वीरता वीर रस में होती है, तो आंसर क्या निकलेगा इसमें, वीर रस। क्या बोला गया, इसका अर्थ अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें लिखा है कि शंकर जी ने जो संपत्ति, मतलब जो लंकेश मतलब रावण को दी थी, वही पूरी की पूरी संपत्ति जब राम जी वहां पे जीत गए, तो जो नैतिकता यही होती है कि जो जीता उसी को राजा बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वो ना लेके उन्होंने किसको बनाया, रावण के जो भाई हैं विभीषण, उनको पूरी की पूरी संपदा, लंकेश की पूरी संपदा उनको दे दी। तो ये क्या है, ये दान का भाव था यहाँ पे। और दान दया धर्म और युद्ध जो होता है वो कहाँ आता है, वो वीरता वाले भाव होते हैं। तो आंसर क्या निकला इसका, वीर रस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूर गति सोए, 12 उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इसमें आपको बोला गया है अलंकार बताएं। अभी ऐसा मैं फिर से आपको बोलूं कि भाई अलंकार में एक होता है श्लेष अलंकार, में डायरेक्ट आंसर पे आ गया फिलहाल। चलिए उत्प्रेक्षा में क्या होता है भाई, उत्प्रेक्षा में ये चीजें होती हैं कि इसमें माना जाना की ऐसे वर्णों का यूज होता है जिसमें नहीं किया गया। यहाँ पे तो नहीं किया गया, माना की जाना की, ऐसा मन हूं जन हूं, जब शब्द नहीं है तो आंसर भी नहीं होगा। उपमा के समान, सम, सरिस, सो ऐसे शब्दों का, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं है, आंसर रॉन्ग हो गया। श्लेष अलंकार की बात करें, श्लेष अलंकार मतलब क्या होता है कि चिपका हुआ शब्द, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। देखिएगा
क्या लिखा है? रहीम जी कह रहे हैं कि जो गति एक दीपक मतलब दीपक की होती है वही गति किसकी होती है? कुल के कपूत की होती है। यहां तक तो कोई बात नहीं की जा रही कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले। अब आते हैं सेकंड लाइन पे, उजियारो करे। अब देखिए उजियारो करे मतलब क्या हो गया? अगर मैं दीपक के लिए बात करूं, शब्द क्या हमारा? उजियारा, तो इसका मतलब क्या हो गया? उजाला, मतलब प्रकाश देने वाली बात है कि जब हम दीपक को जलाते हैं तो क्या करेगा? वो उजाला देगा। और जब वो बढ़ेगा मतलब जब उसकी बाती अपने अंतिम उस पे होगी, स्वरूप में होगी, मतलब इसमें जब तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? एक टाइम क्या होगा? अंधेरा दे देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? उजाला, मतलब जब उसको जलाएं तो उजाला देगा, जलाना हो गया यहाँ पे दीपक का मतलब यहाँ पे। अब बात करें कपूत के लिए, बात करें 12 उजियारो करे। 12 मतलब जब वो जन्म लेगा। 12 मतलब क्या? जब वो जन्म लेगा। तो यहाँ पे शब्द क्या है? 12। एक 12 का मतलब दीपक के लिए जलाना, और दूसरा जो 12 का मतलब है वो कपूत। अभी देखिए जन्म लेगा तो ना तो वो कपूत है ना वो सपूत है, अभी के बच्चे के रूप में। बढ़े अंधेरा होए, लेकिन जब वो बढ़ेगा, और साफ साफ लिखा है यहाँ पे कपूत के रूप में, जब बढ़ेगा तो कुल में क्या करेगा? अंधेरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 शब्द जो हैं वो 2 आया है, दीपक के लिए जलाने के लिए और बच्चे के लिए यहाँ पे जन्म लेने के लिए। ठीक है, तो एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ निकले हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो आंसर क्या निकलेगा? श्लेष अलंकार। चलिए आगे चलते हैं। रस पूछा गया है, आज की छबीली छवि छटा चित्त भेद रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भई है। कौन सा रस है? देखिए अगर हम बात करें भक्ति पर, तो भक्ति क्या होती है? ईश्वर के लिए बात की जाती है। पूर्ण रूप से ईश्वर या अपने गुरु जो भी हैं उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना की जाती है, आरती की जाती है, तो वो कहलाता है भक्ति रस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका रॉन्ग हो गया। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति दी थी। अद्भुत रस की बात करें तो अद्भुत में क्या होता है? एक आश्चर्यजनक चीजें होती हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं की गई कि उसको देखकर हमें आश्चर्य हुआ हो। हाँ, ये लिखा गया है कि क्या लिखा है? छबीली छवि छटा चित्त की, मतलब आज की छबीली छवि छटा चित्त की, जो हरियाली हो सकती है या कोई भी चीज है, जब उसकी हमने मूर्ति या उसको देखा तो हमारा चित्त कैसा हो गया? अच्छा हो गया, मतलब चित्त खुश हो गया। और जब खुश होने की बात की जाती है तो उसमें अद्भुत रस नहीं होता, उसमें जब तक कोई आश्चर्य वाली बात ना की जाए। ठीक है, रौद्र तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा मन कैसा हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि हमें कोई भेद रहा है, अपने अंदर हमें भेद रहा है, उसको मनमोहक लग रहा है। ठीक है, बचा कि आपका श्रृंगार बिल्कुल सही है। इसमें होता है संयोग श्रृंगार, जब हम किसी नायक नायिका या कोई भी प्रकृति के बारे में वर्णन करता है और हमारा मन उसमें अच्छा हो जाए, उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। तो ये हमारा आंसर रहेगा श्रृंगार रस। तो इसी प्रकार से हमारे आंसर समाप्त होते हैं। 20-20 हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं आज का। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अगर आपने नहीं प्रेस किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने मित्र बंधुओं परिचितों में ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो सगे संबंधी मित्रगण हैं वो भी इसको देखेंगे और उनको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर फायदा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।